रहे जाति की महाभारत। चुनाव में जाति, प्रचार में जाति, सत्ता में जाति, हर जगह जाति का ही बोलबाला। जिसकी जितनी संख्या उसका उतना ख्याल। और जाति ही आज का हमारा चर्चा का मुद्दा भी है कि विकास चाहे जितना ही पीछे क्यों न रह जाए, मगर ये जाति है कि जाति नहीं। क्या यूपी की राजनीति में जाति सबसे बड़ा फैक्टर है? क्या पिछले 20 से 25 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति के अलावा कोई और बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर आ पाया है? क्या कास्ट से इतर हम स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर भी ध्यान देते हैं? लेकिन आखिर क्यों चुनाव के वक्त जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर बन जाती है? चर्चा करेंगे हम। मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देखिए। जाति है कि जाति नहीं, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति उफान पर है। टिकट में जाति, प्रचार में जाति, पोस्टर मेल में जाति, ये जाति है कि जाति नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत में कास्ट पॉलिटिक्स यानी कि जाति की राजनीति हमेशा से ही डोमिनेटिंग फैक्टर रही है। वैसे तो यूपी की विधानसभा चुनाव करीब 1.5 साल दूर है, मगर जातिगत राजनीति के मगरजाल ने सभी पार्टियों को अभी से अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है, या फिर यूं कहें कि जाति की हवा एक बार फिर से बहना शुरू हो चुकी है। दरअसल राजधानी लखनऊ के दारुल सफा के विधायक निवास की दीवारों पर लगाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई बड़े मंत्रियों का विवादित पोस्टर। इस पोस्टर में भगवान परशुराम की फोटो के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दिखाए गए हैं, ब्राह्मणों का रक्षक। साथ ही साथ इस पोस्टर के नीचे इसे छपवाने वाले का नाम भी लिखा है। इसके अलावा हाल फिलहाल में भगवान परशुराम भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से चमक गए थे। तमाम सियासी पार्टियों ने उनकी ऊंची ऊंची मूर्तियां लगवाने की घोषणा कर दी थी, जिसमें मूर्ति लगवाने की सबसे पहली इच्छा जताई गई थी समाजवादी पार्टी ने। अब कोई कहे या ना कहे, मगर इसके पीछे का मुख्य मकसद ब्राह्मण समुदाय को खुश करना था। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स की चाल चलने में कोई एक पार्टी नहीं शामिल है। जाति के खेल मामले में तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ ही वक्त पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश में जाति की सियासत को और हवा देने की रणनीति पर कदम बढ़ाया। बसपा की तरफ से ऐलान किया गया था कि जिस जाति का पीड़ित होगा, बसपा उसके घर उसी जाति के नेता को भेजेंगी, यानी ब्राह्मण के घर ब्राह्मण और दलित के घर दलित। वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब अपने पिता मुलायम सिंह के सियासी फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश में लग गए हैं। गैर यादव पिछड़ी जातियों को सपा के साथ जोड़ने की उनकी कोशिशें इसी ओर इशारा कर रही हैं। यूं तो शतरंज के खेल में भी सिर्फ 2 रंग के ही खिलाड़ी होते हैं, मगर हमारे यहाँ की राजनीति में भगवा से लेकर आसमानी तक और लाल से लेकर हरियाली तक सब के सब अपने रंगों के झंडे उठाए ढोल पीटते हुए नजर आते हैं। चुनावों में बाढ़, बेरोजगारी, अपराध, विकास, ये सब मुद्दे तो ऐसे पीछे छूटते हैं जैसे रेस में कछुआ और खरगोश बनी जाति फुदक फुदक कर तेज कदमों में आगे निकल जाती है। तो जाति है कि जाति नहीं, चर्चा का हमारा आज का मुद्दा यह रहेगा कि सदियों से हम अपने देश में और साथ ही अपने उत्तर प्रदेश में जातिवाद का दंश झेल रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों आज के इस दौर में भी, जब भारत
प्रगतिशील देशों में गिना जाता है, हमें जातिवाद पीछे धकेल रहा है। आखिर क्यों हम जातिवाद को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और चुनाव जैसे मुद्दे जो कि सबसे अहम हैं हमारे देश के भविष्य, हमारे देश की आगे की नीति को तय करने में, उनमें भी जाति हमेशा एक डोमिनेटिंग फैक्टर प्ले करती है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनका परिचय आपसे करा दें। क्षत्रिय महासभा की तरफ से हमारे साथ हिमांशु सिंह जी जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुजन चिंतक कालीचरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालीचरण जी स्वागत है आपका। ब्राह्मण महासभा के प्रेसिडेंट राजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी स्वागत है आपका। और सपा की तरफ से मनोज यादव जी भी हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। शुरुआत करते हैं, शबनम जी सबसे पहले आपके पास आते हैं। क्यों आखिर जाति की जो राजनीति है वो हमारे इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी एक डोमिनेंट फैक्टर प्ले कर रही है? तमाम राजनीतिक पार्टियां जब भी चुनाव नजदीक आता है, किसी एक पार्टी विशेष का नाम ना लिया जाए, अलग अलग पार्टियों को बोला जाए, अपने अपने रंग ढंग से वो वोटरों को लुभाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन वोटरों में जाति जो है वो मुख्य आधार आखिर क्यों होता है? अपने ढंग से वो वोटरों को लुभाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आवाज आ रही है? जी शबनम जी बोलिए। या बिहार हो, यहाँ पे जो राजनीति है वो जाति प्रधान हमेशा से रहा, लेकिन इस जाति प्रधान प्रदेश में जब से मोदी जी ने पॉलिटिक्स में एक अपना पूरे देश भर में अपना डंका बजाया, तो 2014 का अगर चुनाव देखिए तो सभी जाति धर्म खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सबने एकजुट होकर वोट दिया और धीरे धीरे 2019 लोकसभा में वो सच चढ़ के बोलने लगा कि सबका साथ सबका विकास के एजेंडा में जिस तरीके से वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, वहां जाति नगण्य से दिखने लग गई। और इसमें अगर देखा जाए तो जो ब्राह्मण थे उत्तर प्रदेश के 80% के करीबन ब्राह्मण भी अपने को भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कंफर्टेबल महसूस किया और वो 2014 से होते होते 2019 तक भारतीय जनता पार्टी को अपना घर समझने लग गए। और फिर यहीं से राजनीति शुरू होती है। अन्य पार्टियों को ऐसा लगने लगा, जो कि 1980 से 1990 के दशक में देखा जाए तो कांग्रेस के पास से धीरे धीरे ब्राह्मण वोट खिसकने लग गया और वो कभी सपा के साथ चला जाए या कभी बिखर जाता था, इस तरीके का रहा। और जब कहीं भी ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिला, कहीं भी सम्मान नहीं मिला, क्योंकि देखिए ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग होता है। जाति का जो बंटवारा भी हुआ था उसमें इस तरीके का माना जाने लगा था कि ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग होता है और प्रबुद्ध वर्ग को केवल सम्मान चाहिए होता है, सम्मान से ज्यादा कुछ नहीं। पर जिस शबनम जी आपके पूरे बयान में जाति शब्द ही निकल करके आ रहा है कि किस तरह ब्राह्मण वोटों को डोमिनेट किया जाए। क्या हम पूरे समाज को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते? का साथ दिया और सभी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, पर जब इस प्रबुद्ध वर्ग ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ में ही अपने को कंफर्टेबल महसूस किया, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां वो अनकंफर्टेबल होने लगी। उन्हें लगने लगा कि वो आज जो विकास दुबे की राजनीति कर रहे हैं और विकास दुबे जैसे अपराधी को ब्राह्मण से जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि देखिए अपराधियों को किसी जाति और धर्म से जोड़ने पे उस जाति और धर्म का अपमान करना होता है। अगर विकास दुबे या अपराधियों का देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने हत्याएं की, लूट खसोट किया, तो क्या उन्होंने ब्राह्मणों के साथ निर्दोष ब्राह्मणों का हत्या नहीं किया होगा? ठीक है शबनम जी, आपका पक्ष में समझ गई। अपराध जो होता है वो हर तरह से अपराध ही होता है। हिमांशु जी आपके पास में आऊंगी। आप कहेंगे
जो एक न्यू इंडिया है, यंग इंडिया है, उसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आज के इस दौर में जाति के पीछे भागना, जातिगत राजनीति करना, ये कितना सही है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास, ये सारे मुद्दे चुनाव के जो वक्त आता है उस पर पीछे क्यों खसक जाते हैं? क्यों हर बार ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश जातिगत समीकरण ही चुनाव में अंतिम वक्त पर बनाने लगता है? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि जातिगत राजनीति बहुत ही बेकार है, विकास के संदर्भ में या और किसी डेवलपमेंट के संदर्भ में करें। और ये विगत कई वर्षों से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हर पार्टियां ये ट्रम्प कार्ड खेलती हैं, जाति का कार्ड। कोई ज्यादा कोई कम, वो एक अलग का विषय है, वो एक अलग बहस की बात है। लेकिन हर पार्टियां कमोबेश यही स्थिति है, जाति के नाते भाई भाई से लड़ रहा है। कोई आपको मेन मुद्दे से भटका दिया गया है। विकास की कोई बात ही नहीं होती है, बस ये है कि भाई इनको इनसे लड़ा दो, भाई भाई को ब्राह्मण ठाकुर से लड़ रहा है, ये इनसे लड़ रहे हैं, वो उनसे लड़ रहे हैं। अल्टीमेटली क्या है कि हम इन्हीं पेटी इश्यूज में, जो छद्म जो इश्यूज हैं, इन्हीं सब में उलझे हुए रह जाते हैं। कहीं भी सरकार की जवाबदेही नहीं तय होती है, हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। तमाम पार्टियां, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सबको मालूम है, कोई भाई ये यादव जी की पार्टी है, ये दलित की पार्टी है, ये सब बहुत ही गलत परिपाटी है। और बहुत क्षेत्रीय पार्टियों ने खासतौर पर इस चीज पे, मतलब, और जनता को तय करना चाहिए कि इससे ऊपर उठ के विकास की बात करें, विकास की जवाबदेही तय करें। अगर विकास होगा तो जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, कोई भी हो, सबका उससे भला होना है। स्कूल खुलेगा तो सबको लाभ मिलेगा, रोड बनेगी तो सबको लाभ मिलेगा, बिजली आएगी गांव में तो सबको लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तक बस इन्हीं चीजों में उलझा के सारी पार्टियां इन्हीं मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे में उलझा के सबको बरगलाती रही। और हम लोग भी कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं कि हम लोग भी उसी बहाव में बहते रहे, उसी राह में बहते रहे, और कहीं भी विकास की और इसकी जवाबदेही हम लोग तय नहीं कर पाए। जी राजेंद्र पाठी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जातिगत राजनीति जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है, अचानक से भगवान परशुराम किसी एक पार्टी विशेष के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनकी मूर्तियां लगवाने की बात शुरू हो जाती है। फिर जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपना अपना पक्ष रखती हैं। क्यों आखिर चुनाव से पहले या चुनाव के लिए जमीन तलाशने के लिहाज से इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, जाति फैक्टर को डोमिनेट करने के लिए? बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि सारी राजनीतिक पार्टियां जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, जातीय जहर फैला करके समाज में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे करके सत्ता पर काबिज होने का कार्य कर रही हैं, जो देश और समाज के लिए शुभ सूचक नहीं है। यह बात इस देश के प्रबुद्ध वर्ग जान रहे हैं और इसमें सभी लोग आगे हैं। चाहे वो जो सरकार में आ जा रहा है वो भी कार्य कर रहा है, जात के आधार पर सरकारी सुविधाओं को दे रहा है, इससे मनोबल गिरता है। आज जो प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न और जानवरों की तरह हत्या की जा रही है, उसके पीछे भी राजनीति है वोट की, कि हम दलित, एक बार आप दलित अगड़ों से लड़ाते हैं, एक बार अगड़ा पिछड़ा से लड़ाते हैं, एक बार हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। तो आज भी दलित और पिछड़ा वोट बैंक को हासिल करने के लिए कि मजबूती से ये वोट बैंक हमारे साथ आए, ब्राह्मणों को त्रस्त किया जा रहा है बदले की भावना से। हम जितना ही ब्राह्मणों को त्रस्त कर लेंगे, दलित और पिछड़ा वोट बैंक उतना ही उनके साथ आएगा। यह राजनीति बहुत ही घातक हो रही है और इसी का शिकार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज है, जो प्रताड़ित हो रहा है, बहुत दुखी और आक्रोशित है। तो चुनाव से पहले नई तरह की शतरंज बिछाने का काम, इसे आप कह सकते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है मनोज जी आपका। मनोज जी, कुछ वक्त पहले टीवी स्क्रीन पे जो पोस्टर्स चल रहे थे, आपने देखा होगा उन पोस्टर्स को। समाजवादी पार्टी की तरफ से ही जिन्होंने पोस्टर लगवाए थे, उनका खुद का नाम भी उसमें लिखा हुआ था। किस तरह से जो पार्टी सत्ता में है, उसके जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका चेहरा दिखा करके फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, किस तरह के ये पोस्टर्स इशारा कर रहे हैं?
निश्चित तौर पे पार्टी का मेरे ख्याल से कोई कार्यकर्ता है जिसने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरे ख्याल से दुरुपयोग किया है। जी बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग रहना चाहिए और ये मैसेजेबल चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आरोप लगातार लगता है और समाजवादी पार्टी पे इस बात का आरोप लगता है। तमाम सारे लोगों ने कह भी दिया कि क्षेत्रीय पार्टियों ने इस पे जातिवाद का कार्ड हमेशा खेला। जी जब सरकार बनी थी 2017 में, मैं गौर करने वाले बिंदु बता रहा हूं और सभी पैनलिस्ट सुने। जी जब यादव पे अत्याचार शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी खुल के आई और सबने उस बात को उसकी खिलाफत की। फिर मुसलमानों पे अत्याचार शुरू हुआ, फिर दलितों पे अत्याचार शुरू हुआ, इसके बाद और अब अचानक से पिछड़ों परशुराम का भी तो जो प्रेम था वो समाजवादी पार्टी का जाग गया। समाजवादी पार्टी ने परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात नहीं कही है। जी आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया चैनल जी। हैं, इस बात को समझिए किसने कहा है। परशुराम चेतना मंच जो चलाते हैं उन लोगों ने कहा है, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कोई पूर्व विधायक है, कोई मंत्री है। आपकी अपनी तरफ से कोई सफाई भी तो नहीं आई। एक मिनट, अच्छा हम इन बातों पे सफाई देते, फिर मैं अपनी बात कह लूं, इसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। आज ब्राह्मणों पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है जी। आप कह दो, इस पैनल में बैठे हुए लोग कह दे कि ब्राह्मणों का लगातार अत्याचार उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा रहा है, तो मैं अपनी बात को डिनाई कर दूं। आज उन पे अत्याचार हो रहा है तब भी हम सामने हैं, क्योंकि समाजवादी विचारधारा इसी विचारधारा की पोषक है। जब जब कोई किसी पे अत्याचार करेगा, समाजवादी उनके लिए खड़े होंगे, उनके लिए लड़ेंगे, उनके लिए बोलेंगे। आप हमको जातिवादी कह लो, आप हमको वोट की राजनीति वाले कह लो, जो मर्जी आप कह लो, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि अत्याचार आपका हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि सभी को अधिकार है इस बात का, अपनी बात कहने का। न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, आप ऑन स्पॉट फैसला कर रहे हो किसी भी व्यक्ति को लेकर जी। आप हम विकास दुबे को समाजवादी पार्टी का कहते हो, हमें शर्म आती है। एक दिन पहले हथियार देने बीजेपी का कौन सा नेता गया था पता नहीं है। प्रमुख सचिव गृह के साथ उसके कितने नियरेस्ट रिश्ते थे या क्या पता नहीं है लोगों को। कौन सा फार्म हाउस कौन किसका बनवा रहा था क्या पता नहीं है जनता को। लेकिन आप एक पूर्व पार्टी को पूर्व पार्टी पे मत्था मार के अपने आप को क्लीन चिट दिखाने की कोशिश मत करो। योगी जी मंशा जरूर बताएं, मैं उस पोस्टर की खिलाफत करता हूं बिल्कुल, लेकिन योगी जी ये बताएं कि आखिर प्रदेश में क्या चल रहा है, चुन चुन के ब्राह्मणों की हत्याएं क्यों की जा रही हैं। यह सवाल बनता है, और बनता इसलिए है कि वो प्रबुद्ध सभा के वो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि बड़े सौम्य होते हैं। वो हर बात को सुनने में, हर बात को कहने में, हर बात को समझने में धीरज धारण करते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है तभी समाजवादी पार्टी का प्रेम ब्राह्मणों के प्रति जागा, ताकि उस वोट को डोमिनेट कर लिया जाए। जिस पे अत्याचार होगा और योगी बाबा की जाति पे अत्याचार होगा तब भी हम बोलेंगे। हमारी बात समझिए, इस बात को स्पष्ट है, जिस पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में होगा हम बोलेंगे। फिर वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको वोट की राजनीति से अगर देखा जाना चाहते हैं तो जिसको देखना है देखे। और उसके साथ ही साथ जो अखिलेश यादव हैं, वो जो अन्य पिछड़ी जाति हैं जो कि गैर यादव हैं, उनको भी अपने साथ लाने का काम कर रहे हैं। तभी फूलन देवी जी की जो फिल्म है उसका ट्रेलर उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा ये बताइए, क्या हम डमरू बजाने के लिए आए हैं क्या राजनीति में? हम साधेंगे ना, जो समीकरण होंगे वो साधेंगे, लेकिन इतना झूठ नहीं बोलेंगे कि जिस जाति का नेता उत्तर प्रदेश में होगा, अगर वो मौर्य होगा तो मौर्य मुख्यमंत्री बनेगा, सिंह होगा तो सिंह बनेगा, ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण होगा, लोधी होगा तो लोधी होगा। इतना झूठ ना बोलेंगे। अच्छा मनोज जी, इससे इतना झूठ नहीं बोलेंगे उन जातियों से। इससे ठीक पहले जब ब्राह्मणों की सरकार थी तब तो आप लोग जम के ब्राह्मण विरोधी थे कि ब्राह्मण इतने सालों से राज कर रहे हैं, ब्राह्मण रूल कर रहे हैं। अब अचानक से ब्राह्मणों पर अत्याचार भी हो गए। मेरे ख्याल से आप अपने आप को करेक्ट करिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों में से अगर आप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि कौन मुख्यमंत्री रहा है। हमने कभी ब्राह्मण व इस तरह का आरएसएस का विरोध किया है। आरएसएस का विरोध इसलिए किया है क्योंकि आरएसएस पाखंड और आडंबर को फैलाता है। चलिए पूरा आपका पक्ष जानेंगे हम। फिलहाल दर्शकों छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और अपने बाकी मेहमानों का भी पक्ष जानेंगे। लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी, जाति है कि जाति ही नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी 9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। टीवी 9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। जाति है कि जाति ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनावों में जाति आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है? क्यों हम जो जाति और कास्ट फैक्टर है इसको छोड़कर आगे जो और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी तरफ नहीं देख पाते हैं? हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए डॉक्टर कालीचरण जी, आपके पास हम आएंगे। सर, जिस तरह से जाति हर बार एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाती है, हमारे जो समाज है उसको हमने जाति के अलग अलग भागों में विभाजित जरूर किया हुआ है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, कोई इंसान जिसकी तबीयत खराब हुई, कोई व्यक्ति जिसे नौकरी चाहिए, इन सब बातों में शायद जाति कोई भी महत्व नहीं रखती है। क्योंकि आज की अगर हम वक्त की बात करें, ईश्वर अगर किसी को बुद्धि देते हैं तो जाति देखकर नहीं देते। अगर किसी पे बारिश होती है तो जाति देख के नहीं होती। ये कोरोना की जो बीमारी है ये भी जाति देख करके नहीं आती है। फिर क्यों हम जो ये जाति अपने समाज में, जिसने अपनी जंजीरों से हमें जकड़ा हुआ है, उसे छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? और जिस दलित और पिछड़े वर्ग की हम बात करते हैं, क्या उसको भी लाभ पहुंच पाया है इस व्यवस्था के जरिए? कालीचरण जी, आपसे हमारा प्रश्न है। देखिए, ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग है। अब जब तो अब एक जाति ही हुई ब्राह्मण, बकाया प्रबुद्ध वर्ग नहीं है इसका मतलब ये देखिए, प्रबुद्ध वर्ग क्या, अब जैसे आपने कहा कि कोरोना जाति देख करके नहीं आता है, तो बुद्धि भी क्या जाति देख करके आती है? अच्छा देखिए, प्रबुद्ध वर्ग है। और अभी हमारे साथी कह रहे थे और हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसको प्रबुद्ध वर्ग कहा जा रहा है उसी की सर्वाधिक हत्या हो रही है। विकास दुबे क्या प्रबुद्ध वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? माने ये बड़ा प्रश्न है। हम मानसिकता बना ली है कि हम बुद्धिमान हैं, हम ही सब शक्तिमान हैं। अब यदि इस तरह का है तो फिर बताइए, विकास दुबे प्रबुद्ध वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? उन्नाव के जो विधायक जेल के अंदर है रैप कांड में, वो प्रबुद्ध वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तमाम लोग, मणि जी, तमाम लोग जो जेल के अंदर है प्रबुद्ध वर्ग के ही लोग, ये तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग के ही लोग कहलाएंगे? मतलब मेरा मतलब यह है कि प्रकृति से कोई जाति लेकर के नहीं आया, यही मनुवादी व्यवस्था के द्वारा स्थापित की गई है। अच्छा देखिए, माननीय मोदी जी, अब देखिए उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं और जहां भाजपा की सरकारें हैं, क्या और प्रदेशों में इस तरह का है? उत्तर प्रदेश में ही ट्रायल क्यों हुआ है?
कि एक मतलब जो है एक ब्राह्मण बना दिया गया, एक पिछड़े वर्ग का बना दिया गया, और स्वयं योगी जी क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। ये क्या प्रतिनिधित्व करता है? आप योगी जी को हम देख रहे थे कि जो अभी कुंभ लगा था उसमें कहा गया प्रबुद्ध वर्ग को तो छोड़ दिया गया, और पांव प्रक्षालन किसके किए जा रहे हैं? धो रहे, पूरा दुनिया देख रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी पांव धो रहे हैं किसके? दलितों के। ये क्या मतलब हुआ? क्या दलित इतने नीच हैं क्या प्रधानमंत्री उनके पांव धोएंगे तभी वो उच्च होंगे? तो ये सब जाति, देखिए जाति जाति नहीं है, इसलिए कि हमें जब शादी करना तब जाति देखनी है, हमें जब मंत्री पद बनाना है तब जाकर के जाति देखनी है, हमें चुनाव में टिकट देना है तब जाति देखनी है, हमें कहीं कंपनी में, हम प्राइवेट कंपनी में है, किसी को हमें मैनेजर बनाना है तब जाति देखनी है। इसी तरह से जब हम सरकार में आती हैं, जो कोई भी पार्टी, तो अपनी जाति का प्रमुख सचिव देखती है, डीजीपी देखती है, सब जगह कुलपतियों की नियुक्ति है। कहीं भी नियुक्तियों में देखिए जातिवाद इस देश से नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक हकीकत है। इसी कारण जो है मानवर कांसीराम ने कहा था कि जातियां टूट नहीं सकती हैं, तो समान धर्मा जातियां जोड़ दीजिए। यही कारण है कि यहाँ पर 4-4 बार दलित वर्ग की मुख्यमंत्री बनी है। तो ये जो ये कहते हैं कि जातिवाद बुराई है, वही राष्ट्रपति को दलित के रूप में लाते हैं। माने कहते हैं बाकायदा कि भाई दलित को राष्ट्रपति बनाया। भाई जाति तो आप ही देख रहे हैं, तो जाति कहेंगे सरकार की ये जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि जाति विहीन समाज की कल्पना करेंगे। हमने 70 सालों में कांग्रेस की सरकार देखी, ये सरकार है, और भी सरकारें आई हैं। क्या सरकारों ने कोई प्रयास किए हैं कि जातिवाद नष्ट हो देश से? कोई प्रयास नहीं किया गया, सब जाति को बढ़ावा देते हैं। तो ये सब चल रहा है। अभी देखिए कुलपतियों की उत्तर प्रदेश में नियुक्ति हुई है, या केंद्रीय सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं, 40 विश्वविद्यालय हैं, उनमें लगभग 35 विश्वविद्यालयों में सवर्ण ही एक ही जाति विशेष के मतलब कुलपति बना दिए गए। क्या है ये? दर्शाता है। राज्यसभा देखिए, तो ये सब जो है जाति इस देश का एक अनिवार्य सच है। आप कह रही हैं कि स्कूल में जाति नहीं देखी जाती है, लेकिन जाति तो घर से बच्चा लेकर के जाता है। मम्मी कह देती है कि टिफिन किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ नहीं करना है, किससे हमें क्या व्यवहार करना है, किसको हमें अपने घर पे चाय बैठ के पिलाना है, किसको रसोई घर में खाना खिलाना है, किसको हमें बाहर ही से तड़का देना है। व्यवस्था कालीचरण जी, इसी जो व्यवस्था है, जो मानसिकता है, इसी को तोड़ना है और अब इस नए भारत को आगे बढ़ना है। शबनम जी आपके पास मैं आऊंगी, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बताइए। जी जो बोल रहे थे उनकी बातों से उनकी मानसिकता झलक रही थी। वो जनता को भी आरोप लगा रहे थे कि मम्मी कहती हैं। देखिए ये कितना बड़ा आरोप जनता पे लगा रहे हैं कि हम आप सभी एक साथ बैठकर डिबेट करते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ खाना। आज समय बहुत बदल गया है, पर ये अपनी मानसिकता छोड़ने, इसको बताने में कि आरोप लगाने में कि घर की माताएं ऐसा सिखाती हैं। माताएं जो संस्कार सिखाती हैं वही हमारे समाज में आज है और हमेशा रहेगा। और भारत की संस्कार को, संस्कृति को उच्च दर्जा दिया गया है, उसको आप आरोपित ना करें, राजनीति में माताओं को ना घसीटे, तो ये उत्तम होगा। दूसरी बात आपने कहा उत्तर प्रदेश में क्यों 2 उप मुख्यमंत्री? भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा घनत्व वाली जनसंख्या वाले प्रदेश है, इसलिए यहाँ 2 सीएम बनाए गए। अगर राष्ट्रपति दलित है तो हम इसको नहीं कहते हैं, आप जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसको कहते हैं। हमने तो 2014 से लेके 2019 के चुनाव में, चाहे 2017 का विधानसभा, ये दिखाया कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। और विकास में अगर हमने आयुष्मान भारत का लाभ पाया, या हमने आवास पहुंचाया, गैस पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, मुद्रा लोन पहुंचाया, हमने जाति धर्म नहीं पहुंचाया, सबका विकास किया। शपथ भले कहती हम जातियों को साध रहे हैं, पर हम उन गरीब जनता के साथ खड़े हैं, उन जरूरतमंद जनता के साथ खड़े हैं। चलिए, बीजेपी जनता के साथ खड़ी है। आपकी इस बात पर मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? मनोज जी, वक्त बहुत कम है, कम शब्दों में। देखिए, बीजेपी के लोग महाझूठे लोग हैं। महाझूठे लोग इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जब दलित राष्ट्रपति बनाने की बात आई थी तो उस वक्त के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह का ये बयान था कि राम गोविंद कोविंद जी जो हैं ये दलित जाति से आते हैं। जब अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य आपको नहीं याद है तो टीवी डिबेट में आप बता
क्या रहे हैं जनता को? झूठ परोस रहे हैं क्या? मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि कम से कम अपने सही आंकड़े अपनी पार्टी के नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं आप लोग। चलिए मनोज जी, इसी के साथ वक्त की सख्त कमी है, अपने मेहमानों को हम धन्यवाद दे दें। शबनम जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कालीचरण जी आपका भी धन्यवाद, मनोज जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिमांशु जी आपका भी धन्यवाद, और हमारे एक और गेस्ट राजेंद्र जी जो अब हमारे साथ नहीं है, राजेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। मुद्दा यहाँ पर यह है कि हम चर्चा चाहे जितनी कर लें, मगर हम इस तरह जातियों में बटे हुए हैं कि एकजुट होकर के विकास की तरफ देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है, आम आदमी के लिए जो सरकार को वोट करती है, उस जगह वोट करें, उस चीज के लिए लड़ें जो आपको जातियों में बांटे नहीं, बल्कि विकास की राह पर एक होकर के आपको आगे रखे। इसी के साथ दर्शकों फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।